हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे आपका फैमिली एंड कम्युनिटी जो आपका एग्ज़ाम है 1/10 को। तो उस एग्ज़ाम के लिए हम टोटल आपका रिवीजन क्लास एक स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम यूनिट 1 को पूरी कंप्लीट यूनिट 1 को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रटने की ज़रूरत हो। हर चीज़ इसमें जो भी है वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सारे जो है आपके पूरा यूनिट 5 तक आपका इसमें है। तो ये ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें नहीं, बल्कि ये समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। बात कर रहे होंगे परिवार की। देखिए, पहला ही हमारा है फैमिली मीनिंग, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। परिवार क्या है, परिवार का अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, और भारतीय संदर्भ में जो परिवार की जो विशेषताएं होती हैं वो हमें जानना है, ठीक है। तो हम ये सारे कंप्लीट एक यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी बिल्कुल पेशेंस के साथ पूरा वीडियो आपको देखना है। पहला आपका है परिवार का क्या अर्थ है, कि उसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है भारतीय संदर्भ में, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक परिचय पढ़ते हैं, परिवार क्या होता है उसका एक परिचय, इंट्रोडक्शन। ज़रूर आप लोग ऐसे ही अपने एग्ज़ाम में भी कोई भी हेडिंग्स अगर आप लिख रहे हैं तो एक परिचय जरूर डालकर आप ज़रूर लिखें, ठीक है। तो आमतौर पर जो परिवार होता है वो एक प्रमुख सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है। देखिए, परिवार समाज में एक संस्था के रूप में जो है वो कार्य करता है, और एक व्यक्ति की अधिकांश सामाजिक गतिविधियों का एक ठिकाना माना जाता है। यह रक्त, विवाह या गोद देने द्वारा बनाई गई एक सामाजिक इकाई होती है। देखिए, जो एक परिवार होता है उस परिवार का जो निर्माण होता है या तो रक्त संबंधियों के माध्यम से होगा, जैसे माता पिता हैं उनके जो बच्चे होंगे वो भी परिवार का हिस्सा होंगे, या तो अगर हम बात करते हैं विवाह के माध्यम से होगा, ठीक है। तो विवाह के माध्यम से ही कोई दूसरे घर का सदस्य जो है वो अपने घर का परिवार बन जाता है। गोद लेने के भी माध्यम से होगा, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो वो भी परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो ये सारी कुछ गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हम एक बच्चे को जो है वो परिवार में शामिल करते हैं। और अगर बात करते हैं तो इसे एक परमाणु मतलब माता पिता और बच्चे या विस्तारित या अन्य रिश्तेदारों को भी शामिल करके वर्गीकृत किया जाता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि जो है कौन से ऐसे परिवार होंगे जिसमें माता पिता उनके अविवाहित बच्चे होंगे, कौन सा ऐसा परिवार होगा जिनमें माता पिता के अलावा अन्य जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगला है परिवार के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में यह कहना महत्वपूर्ण है कि परिवार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो इस शब्द जो परिवार है वो रोमन शब्द जो फैमिलस है, जिसे फैमिली होता है ना, इंग्लिश में परिवार को फैमिली कहते हैं। तो वो जो फैमिली शब्द है वो रोमन में एक फैमुलस से जो है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नौकर, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, नौकर। रोमन कानून में एक शब्द उत्पादकों और दासों या अन्य नौकरों के साथ साथ सामान्य वंश या विवाह से जुड़े सदस्यों को दर्शाता है। परिवार की अगर हम बात करते हैं विशेषताओं की, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए परिवार क्या है। परिवार वो होता है जो समाज की, तो पहली बात तो समाज की क्या है, एक प्राथमिक प्रमुख सामाजिक संस्था के रूप में काम करता है परिवार। समाज की एक इकाई के रूप में परिवार काम करता है। और दूसरी बात है कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो या तो विवाह संबंधों द्वारा या तो रक्त संबंधी रहते हैं, या फिर गोद लिए जाने वाले भी इसमें शामिल होते हैं। और कहीं कहीं किसी किसी जो आपके ये भाषाविद है वो कहते हैं कि जो नौकर होता है ना वो भी परिवार का जो है वो सदस्य बन जाता है। चलिए एक बार पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। और आप लोग जो बात करते हैं पीडीएफ नहीं है, तो मैं आप देख सकते हैं मैं इसी पीडीएफ से आपको पढ़ा रही हूँ। जो आपका ये पीडीएफ है ना, यहाँ पढ़ा हुआ है ग्रुप पे, तो ये ग्रुप पीडीएफ से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। चलिए परिवार की परिभाषाएं बात करते हैं। परिवार की क्या परिभाषा है, तो मैकाइवर कहते हैं कि परिवार एक यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म और पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से अस्थायी होता है, ठीक है। जो परिवार होता है वो यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है, मतलब जो विवाह संबंधों के द्वारा बच्चों का जन्म होता है वो सब कुछ आपके परिवार के अंदर ही आता है। और जो बच्चों के जन्म और पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से अस्थायी है, जहाँ पे बच्चे का पालन
पोषण होता है, उसको एक उचित पोषण जो है वो दिया जाता है, वो परिवार होता है। परिवार एक अस्थायी संस्था के रूप में काम करता है। देखिए, परिवार का विघटन भी होता है, ठीक है, परिवार अस्थायी भी हो सकता है, लेकिन वो एक अपवाद के तौर पे है। अधिकांशतः जो परिवार होते हैं वो एक अस्थायी जो है वो होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या परिवार अस्थायी संस्था है, यस या नो, ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स दिया जाता है ना, तो आपको बताना है कि हाँ, परिवार एक अस्थायी संस्था होती है, ठीक है। ये वर्गेश और लोक के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, और चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो शादी, रक्त या गोद लेने के बंधनों से जुड़ा होता है। मतलब परिवार जो होता है कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से या तो विवाह संबंधों द्वारा, या तो रक्त संबंधी होंगे, या फिर किसी को मान लीजिए गोद लेकर के परिवार में शामिल किया जाता है, तो उन सबसे ये जुड़ा होता है। और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन की अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं को एक दूसरे के साथ बातचीत और अंतर संचार से मिलकर एक आम संस्कृति का जो है ये परिवार निर्माण करता है। तो कुछ और भी परिभाषाएं हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा कि परिवार जो है वो मतलब पति और पत्नी का बच्चों के साथ, या जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ जो है पुरुष या महिला का बच्चों के साथ एक कम या ज़्यादा टिकाऊ जो जुड़ाव होता है वो परिवार होता है आपका। तो 2-4 परिभाषाएं और हैं, वो आप देखिएगा। अगला है परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। वैसे मैंने भी 1.3 तक आपका करा दिया था, 1.4 भी एटलीस्ट शायद करा दिया है, ठीक है। तो आप अगर इंडिविजुअल एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो परिवार की विशेषताओं पर बात करते हैं, तो परिवार में एक संभोग संबंध होता है। मतलब परिवार को स्थापित करने के लिए एक संभोग जो संबंध है वो उसकी पूरी शर्त होती है, ठीक है। जो मेल एंड फीमेल है उनके फर्टिलाइजेशन करो, जो बच्चे का जन्म होता है, उनका जो पालन पोषण होता है वो परिवार में ही होता है। इसके बिना महिला जो परिवार है उसका गठन नहीं किया जा सकता है। संभोग संबंध या वैवाहिक संबंध अस्थायी या अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन इसके बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना संभोग संबंध के जो परिवार है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ये क्या होता है कि परिवार में एक संभोग संबंध जो है वो आपका होता है, और ये अस्थायी तथा अस्थायी दोनों हो सकती है। मतलब बात ये है कि ये जो आपका संबंध होता है ये अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह का एक रूप, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं, आपको हेडिंग याद रखनी है, बाकी आप मटेरियल जो है वो समझ करके लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं है जो इसमें लिखा गया है सेम टिकटो आपको यही उतारना है, तो रट के नहीं जाइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ ये सब्जेक्ट आपका रटने वाला बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे रटना रहेगा मैं आपको बता दूंगी, इसको समझिए अच्छे से फिर आप करके जाइए। तो विवाह का एक रूप होता है परिवार। जो विवाह होता है वो परिवार का आधार होता है। मतलब एक विवाह संबंध पर ही पूरे परिवार जो है वो टिका रहता है। विवाह एक विवाही, बहुविवाही या बहुपत्नी और किसी भी रूप में हो सकता है। ये विवाह का जो प्रकार है वो किसी भी रूप में हो सकता है कि कोई एक पुरुष है वो 2 महिला से विवाह कर रहा है, या कोई महिला है वो 2 पुरुषों से विवाह कर रही है, तो वो अलग चीज़ें मैटर करती हैं। ये जो पूरा परिवार होता है वो आपका इसी यौन संबंध और विवाह के आधार पर टिका रहता है। यह सामाजिक संस्था है जो संभोग संबंध स्थापित करने में सहायता करती है, जिससे परिवार बनता है। अगला है नामकरण और जो गणना वंश की एक प्रणाली परिवार में पाई जाती है। प्रत्येक परिवार की अपनी एक विशिष्ट नामकरण प्रणाली होती है। परिवार के सदस्यों को नामकरण या विशिष्ट रूप में जाना जाता है। नामकरण वंश में प्रणाली में वंश की गणना की एक विधा शामिल है। विभिन्न समाजों में वंश का अलग अलग जो है वो पता लगाया जाता है। मातृवंशी समाज में माता से और पितृवंशी समाज में पिता से, कुछ समाजों में इसका पता माता और पिता दोनों से जो है वो लगता है। देखिए अलग अलग वंश के जो परिवार होते हैं, जैसे मातृसत्तात्मक परिवार या मातृवंशी परिवार, पितृवंशी परिवार, ठीक है। तो मतलब जो माता के पक्ष के, माता अगर जहाँ पे जो है माता के, जैसे मान लीजिए उनका माँ की जो मायका होता है वहाँ से परिवार चल रहा है, या पिता जहाँ पे पिता है वहाँ से परिवार चल रहा है। तो ये अलग अलग गणना मतलब दी जाती है, अलग अलग वंश के नाम दिए जाते हैं परिवार का, ठीक है। तो ये परिवार की विशेषता होती है।
एक आर्थिक प्रावधान होता है परिवार में, मतलब प्रत्येक परिवार के पास जो है अपने अपने सदस्यों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आर्थिक प्रावधान भी जो है परिवार में होता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आमतौर पर यह परिवार के मुखिया की नज़र होती है, जो अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक आराम करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। ठीक है, परिवार में एक आर्थिक प्रावधान भी पाया जाता है कि जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार है तो जो भी धन इकट्ठा होगा वो मुखिया के पास रहता है, मतलब घर के जो सीनियर मेंबर रहेंगे उनके पास रहता है, और वो क्या करते हैं कि उसे पूरे परिवार का जो है वो भरण पोषण जो है वो करते हैं। अगला है एकाम बस्ती। ठीक है, प्रत्येक परिवार का एक सामान्य घर होता है जिसमें सदस्य एक साथ रह सकते हैं। बच्चे को जन्म देने और बच्चे की देखभाल करने के लिए रहने का आवश्यक स्थान होता है। हर एक परिवार का अपना एक पार्टिकुलर कोई घर होता है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ से वो बच्चों का भरण पोषण और बच्चों को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल रटने वाली तो है नहीं। ठीक है, आप भी जानते हैं हर परिवार का एक सदस्य होगा, हर परिवार में यौन संबंध होता है, उसी के माध्यम से परिवार आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये रटने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगला है आपका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या होती है? सार्वभौमिकता होती है कि जो ये सार्वभौमिकता है यह सभी समाजों में सामाजिक विकास के सभी चरणों में पाया जाता है। मानव समाज सभी समूह परिवार में सबसे सार्वभौमिक होता है। आपको हर एक जगह पे परिवार का एक समूह देखने को ज़रूर मिल जाएगा, फिर वो छोटा हो बड़ा हो वो नहीं मैटर करता, लेकिन आपको हर जगह एक परिवार का एक रूप जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये परिवार में सार्वभौमिकता जो है वो पाई जाती है। अगला है भावनात्मक आधार। आपको सारे जितने भी बताए जा रहे हैं सब हेडिंग बाय हेडिंग आपको याद रखनी है। परिवार के सभी सदस्य आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। आपका भी एक परिवार होगा, उस परिवार में आप अपने माता पिता के साथ, अपने मान लीजिए किसी की शादी हो गई है तो अपने पति या पत्नी के साथ, सभी के साथ जो है एक जो है भावनात्मक जुड़ाव के साथ वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाता है वहाँ पे परिवार का विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। तो परिवार में ये भावनात्मक जो आधार है वो होता है परिवार का, जहाँ पे प्रेम, लगाव, सहानुभूति, सहयोग, मित्रता आदि विशेष रूप से देखने को मिलता है। अगला है रचनात्मक प्रभाव। देखिए, प्रत्येक परिवार में विशिष्ट रीति रिवाज, परंपराएं और संस्कृतियां होती हैं। मतलब हर एक परिवार में उनकी अलग रीति रिवाज, संस्कृतियां होती हैं और इस परिवार की संस्कृति का इसके सदस्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार आज्ञाकारी, सहानुभूति, प्रेम, लगाव और त्याग जैसे सामाजिक गुण भी सिखाता है। सबसे ऊपर परिवार बच्चे का समाजीकरण करता है। ठीक है, जो मानव व्यक्ति के विकास में सहायता करता है और इस प्रकार परिवार अपने सदस्यों पर सबसे गहरा प्रभाव जो है वो डालता है। परिवार का एक सीमित आकार होता है, मतलब परिवार एक प्राथमिक समूह है जो आमतौर पर परिवार में केवल वही लोग शामिल होते हैं जो इसमें पैदा होते हैं। ठीक है, परिवार का एक जो है वो सीमित आकार होता है। परिवार बड़ा भी हो सकता है बट उसका आकार सीमित रहता है, क्योंकि इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जो रक्त संबंधी होंगे, जो विवाह से संबंधित होंगे या फिर जिनको गोद लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इनका एक सीमित आकार जो है वो परिवार का होता है कि इसमें कुछ ही लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ विशेषताएं हैं। सदस्यों की जिम्मेदारियां होती हैं, अलग अलग सदस्यों की अलग अलग जिम्मेदारियां इसमें होती हैं। मतलब वो एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे की कठिनाइयों को एक साथ जो है वो बांटते हैं, अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाते हैं वो परिवार के अंदर। परिवार के सदस्यों के लिए हित के लिए लड़ाई लड़ना, जैसे हर एक परिवार के जो सदस्य है उनमें भावनात्मक आधार पाया जाता है और वो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या एक दूसरे को जो है सपोर्ट करने के लिए वो एक लड़ाई कर लड़ना, किसी के हक के लिए लड़ाई लड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं परिवार में। एकता की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। संकट के समय में लोग देश के लिए काम करते हैं और लड़ते और मरते हैं, लेकिन वे अपने परिवार के लिए जीवन भर जो है वो परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ सामाजिक नियम भी होता है, जैसे प्रत्येक परिवार में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं जो है कानून वो देखने को मिलता है। सभी का अपना अपना रहने का, खाने का और एक जीवन यापन करने का एक ढंग होता है। ठीक है, प्रकृति में अस्थाई और अस्थाई होता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो एक संघ दोनों है, मतलब एक संस्था के रूप में एक परिवार जो है वो अस्थाई और अस्थाई दोनों संबंधों के रूप में ये कार्य करती है। परिवार जो है एक अस्थाई संस्था होती है और विवाह के बाद परिवार में कुछ सदस्य कहते हैं कि बेटा या बेटी मूल परिवार को छोड़ सकते हैं। इससे परिवार कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता है, बल्कि में न किसी रूप में एक संस्था के रूप में मौजूद रहता है। दूसरी ओर एक संघ के रूप में या
अस्थायी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवार सभी महत्वपूर्ण संगठनों में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। देखिए, वो आपसे अगर पूछेंगे तो संघ के रूप में परिवार क्या है, तो संघ के रूप में परिवार एक अस्थायी संस्था होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं परिवार की जो नेचर है, प्रकृति के रूप में अगर वो आपसे पूछ रहे हैं, तो प्रकृति के रूप में परिवार जो है एक अस्थायी संस्था होती है। ठीक है, आपको ये थोड़ी सी नॉलेज आपको ये होनी चाहिए कि जो प्रकृति के रूप में संस्था है वो एक अस्थायी संस्था होती है। अगर आप एक संघ, एक समूह के रूप में परिवार को देखते हैं तो परिवार वहाँ पे एक अस्थायी संस्था मतलब अस्थायी संस्था आपकी बन जाती है। ये आपको याद रखना है इतना। तो ये आपका होता है यूनिट 1। अब यहाँ से पढ़ेंगे यूनिट 1.2। देखिए, ये आपको परिवार के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं और इसका अलग अलग बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे आकार और संरचना के आधार पर परिवार आपसे पूछा गया है, तो देखिए ये परिवार होता है, एक आपका परिवार होता है एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है? एक समान घर में रहने वाले बच्चों के साथ बिना बच्चों के माता पिता, मतलब माता पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। ठीक है, ये माता पिता रहेंगे और ये इनके बच्चे रहेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे रहेंगे जो माता पिता ना बने हों, मतलब कि ऐसे बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ अगर माता पिता रह रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों के साथ रहने वाले सिर्फ माता पिता अगर रहते हैं, उसको एकल परिवार कहा जाता है। एकल परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये आकार में छोटा होता है। देखिए, 2-4 मेंबर्स ही इसमें जो है रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई माता पिता हैं, उनके 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और जिनके अभी भी शादी भी नहीं हुई है, तो ये एकल परिवार का हिस्सा होते हैं। अगला है बड़ों द्वारा किए जाने वाले विवाह पर नियंत्रण कम करें। ठीक है, मतलब इसमें जो है नियंत्रण भी, बड़ों का कोई नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि 2 ही लोग रहते हैं, सारा निर्णय उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। वैवाहिक जीवन में पुरुषों का नियंत्रण जो है वो कम होता है। चलिए, ये आप ना पढ़िएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि एकल परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार आकार में छोटा होता है। एकल परिवार में क्या होता है कि इसमें माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। एकल परिवार में सारी जिम्मेदारी जो रहती है वो पिता के ऊपर ही रहती है, मतलब जो पुरुष है उन्हीं के ऊपर रहती है। इसमें बच्चे को जो भाषाई विकास है बच्चे का, उसके अवसर बच्चे को कम मिलते हैं क्योंकि परिवार छोटा रहता है, तो जो अलग बच्चे होते हैं उनको जो होता है, उनको ज़्यादातर बोलने का जो अवसर है वो परिवार में नहीं मिल पाता है, तो उनका भाषाई विकास कम होता है। एकल परिवार में जो होता है वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। अधिकतर एकल परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, इसलिए क्योंकि कोई एक कमाने वाला रहता है तो कोई 2-4 ही खाने वाले रहते हैं, मतलब 2-4 ही रहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि एक कमाने वाला है और बहुत लोग खाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एकल परिवार की कुछ विशेषताएं आपकी होती हैं। अब बात करेंगे संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार जो होता है वो एकल परिवार से बड़ा इसका साइज भी होता है, मतलब आकार में ये बड़ा होता है आपका। इसमें आमतौर पर पिता के भाई और उसके परिवार एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जैसे चाचा हो गए, चाची हो गए, ठीक है, माँ बाप के साथ चाचा चाची, दादा दादी और भी 2-4 मेंबर जो रिश्तेदार हैं उनको भी शामिल इसमें किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों का ये परिवार होता है और साझा संपत्ति, आम रसोई और आम संस्कृति ये साझा करते हैं। और इस व्यवस्था में पिता या सबसे बड़ा भाई परिवार के सदस्यों के लिए उचित फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी सदस्य रहते हैं वो सदस्य क्या करते हैं, एक साथ जो है परिवार के नीचे रहते हैं और जो सबसे ज़्यादा सीनियर रहते हैं वही परिवार के मुखिया के रूप में काम करते हैं। विशेषताएं की बात करेंगे, इसमें परिवार का जो आकार है वो बड़ा होता है, मतलब एक बड़ा परिवार का आकार होता है। संयुक्त और अविभाजित संपत्ति रहती है, मतलब जो संपत्ति रहती है वो एक संयुक्त संपत्ति रहती है। जैसे पापा हैं तो उनकी और चाचा है तो उनकी, दोनों की संपत्ति एक साथ जो है वो रहती है। इसमें एक छत के नीचे सभी सदस्य एक छत के नीचे निवास करते हैं। एक सामान्य धार्मिक प्रथाएं रहती हैं इस परिवार की। बात करते हैं तो परिवार के कमज़ोर और विकलांग सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियों से मतलब जिम्मेदारी ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विस्तारित परिवार की, तो विस्तारित परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और पिता और माता के करीबी रिश्तेदार जो है इसमें शामिल होते हैं, जो परिवार को सदस्यों के साथ रहना जो है वो जारी रखते हैं। एकल माता पिता परिवार, एकल माता पिता परिवार में एक माता पिता अपने दम पर या एक से अधिक बच्चों की देखभाल करते हैं। इस परिवार में अपने बच्चों के साथ एक अकेला पिता या अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति जो है अकेला शामिल रहता है। इसमें मतलब या तो माता बच्चों के साथ रहती है या तो पिता बच्चों के साथ रहते हैं, और इस परिवार में एक अकेली माँ अपने बच्चों के साथ शामिल हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका जो मातृ सत्तात्मक या मतलब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 माता पिता हैं, उनका तलाक हो जाता है
है तो बच्चे या तो माता के साथ या तो पिता के साथ अलग अलग निवास करते हैं, वही आपका कहलाता है एकल माता पिता परिवार। अगला है विवाह प्रथाओं के आधार पर। विवाह प्रथा के आधार पर भी परिवार के कुछ प्रकार हैं, जैसे एकांगी परिवार, बहुविवाह परिवार मतलब और अंतःविवाह परिवार और बहिर्विवाह परिवार। तो ये परिवार के कुछ प्रकार होते हैं। आपको मैं मोस्टली बता देती हूँ। आपको एकल परिवार और संयुक्त परिवार याद रखना है। और एकल परिवार में जो है एकल परिवार की क्या विशेषताएं हैं, क्या हानियां हैं, संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं, क्या हानियां हैं, उसको जानना है। एकल परिवार जो होता है वो विवाह की मनोभोगी प्रणाली पर आधारित होता है, इसीलिए इसे हम मोनोगैमस परिवार के रूप में जो है वो जानते हैं। इस परिवार में एक पति, उसकी पत्नी, इस तरह की पारिवारिक व्यवस्था के तहत में ना तो पति और ना ही पत्नी को एक समय में एक से अधिक पति पत्नी रखने की अनुमति है। जैसे जो भारतीय परिवार होते हैं, अधिकतर भारतीय संस्कृति वाले जो परिवार होंगे वो एकांगी परिवार वाले ही होते हैं कि एक लड़का जो है वो एक लड़की को ही अपने साथ रख सकता है। ठीक है, इन दोनों का जो विवाह संबंध रखने पर प्रतिबंध है, इसके और भी कई फायदे हैं जिसके कारण उसे पूरी दुनिया में शादी का एक आदर्श रूप जो है वो माना जाता है। अगला है आपका बहुविवाह परिवार। और बहुविवाह परिवार में क्या होता है, इस प्रकार का परिवार जो है विवाह की बहुविवाही प्रणाली पर आधारित है। जैसे बहुविवाह में एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं में विवाह करता है। इसके विपरीत दो प्रकार की परिवार व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जैसे बहुपति, बहुपत्नी और बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह परिवार क्या होता है, जैसे कोई एक मेल है, वो एक मेल एक से अधिक फीमेल के साथ अपना रिलेशन रखता है, तो इसको कहते हैं बहुविवाह परिवार। एक होता है अंतःविवाही परिवार। इस प्रकार के परिवार विवाह के अंतरजातीय सिद्धांतों पर आधारित हैं। अंतर्गर्भाशयी सिद्धांतों के अनुसार एक व्यक्ति की अपनी ही समूह के भीतर, यानी अपनी जात, अपनी उपजात, अपने वर्ग के भीतर विवाह करना चाहिए। वह परिवार जो विवाह के सजातीय नियमों का पालन करता है उसे अंतर्विवाही परिवार के रूप में जाना जाता है। अगला है बहिर्विवाही परिवार। इस प्रकार का परिवार विवाह के बहिर्मुखी नियमों पर आधारित होता है। इन नियमों के अनुसार व्यक्ति को अपने समूह के बाहर जो है गोत्र और गांव के बाहर बहुत से लोग होते हैं। वह परिवार जो शादी में इन नियमों का पालन करता है उसे बहिर्विवाह परिवार कहते हैं। मतलब बहिर्विवाह परिवार का मतलब होता है जो अपने गोत्र, अपने वंश से हट करके विवाह करते हैं, उसे बहिर्विवाह परिवार कहते हैं। अगला है प्राधिकरण के आधार पर। प्राधिकरण का मतलब शक्ति और अधिकार के आधार पर परिवार को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार होता है, ऐसा परिवार जहाँ पे सारे निर्णय जो है वो पिता के हाथ में हो। मतलब जिस परिवार में सारी शक्ति पिता के हाथ में रहती है उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की पारिवारिक शक्ति या अधिकार परिवार के सबसे बड़े जो पुरुष सदस्य के रूप में जो है वो निहित होती है, तो जिसे पिता माना जाता है वह परिवार के अन्य सदस्यों पर पूर्ण शक्ति या अधिकार का प्रयोग वो करता है। ठीक है, पारिवारिक संपत्ति का वो मालिक भी होता है और उनके मृत्यु के बाद अधिकार परिवार के सबसे बड़े बेटे को जो है वो सौंप दिया जाता है। इसमें वंश को पितृरेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के परिवार के पत्नी शादी के बाद अपने पति के घर रहने आती है। इस प्रकार का परिवार में पूरे विश्व में व्यापक रूप से पाया जाता है। हिंदुओं के बीच संयुक्त परिवार व्यवस्था में पितृसत्तात्मक परिवार का एक अच्छा उदाहरण होता है। देखिए, पितृसत्तात्मक का मतलब है जैसे हिंदुओं में क्या होता है कि जो सारी पावर्स होती है वो पिता के हाथ में होती है और वही बच्चों के लिए निर्णय लेता है। जैसे मेरा परिवार है तो मेरा परिवार भी कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक परिवार ही है। ठीक है, जहाँ पे सारे निर्णय पिता के हाथ में रहते हैं, तो ये आपका होता है पितृसत्तात्मक। और मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, जहाँ पे सारे निर्णय का अधिकार माता को दिया जाता है। ठीक है, इससे परिवार के जो शक्ति अधिकार है, सबसे बड़ी महिला जो सदस्य होंगे, विशेषकर पत्नी या माँ जो होती है, वो उस पर टिका रहता है और यह परिवार के अन्य सदस्यों पर पूर्ण शक्ति या अधिकार का आनंद लेती हैं। वह परिवार की सारी संपत्ति की मालकिन होती हैं और इस परिवार के वंश में माता के नाम से जो है वो जाना जाता है। और जो माता की मृत्यु हो जाए के जो माता की बड़ी पुत्री को दिया जाता है या बड़े पुत्र को जो भी है उनको दिया जाएगा। और पितृसत्तात्मक परिवार में पति और पत्नी जो है वो अधीन रहता है और शादी के बाद बेटी अपनी माँ के पास रहती है और उसका पति उसके साथ रहता है। इस प्रकार का परिवार मतलब केवल केरल के नायरी और असम की गोरी और खाफी जनजातियों में जो है वो पाई जाती है, जहाँ पे क्या होता है आपका मातृसत्तात्मक में सारी पावर माता के हाथ में रहती है। संपत्ति का अधिकार वो बड़ी बेटी को जाता है और बड़ी बेटी की शादी के बाद बड़ी बेटी अपने माँ के ही घर अपने पति के साथ जो है वो रहती है। ठीक है, तो ये आपका आता है पितृसत्तात्मक परिवार।
अगला है समतावादी परिवार, जिस परिवार में पति और पत्नी के बीच जो है सत्ता और अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं समतावादी परिवार कहलाते हैं। दोनों संयुक्त फैसले लेते हैं या संयुक्त जिम्मेदारी जो है वो लेते हैं, इसलिए इसे सत्तावादी परिवार कहा जाता है। जहाँ पे माता और पिता दोनों के हाथ में पावर हो, दोनों ही म्यूचुअली जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी निर्णय लेते हैं, उसे हम कहते हैं। अगला है निवास के आधार पर भी परिवार के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे पितृस्थानीय परिवार। अगर शादी के बाद जो पत्नी है वो अपने पति के घर आकर के रहती है तो उसे पितृस्थानीय। मातृस्थानीय होता है यह शादी के बाद जो होता है महिलाएं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और देखिए, जिस परिवार में शादी के बाद पत्नी अपने पति के परिवार में जो है वो निवास करे उसे पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। मतलब शादी के बाद अगर लड़की अपने पति के घर आकर निवास करती है तो वो पितृसत्तात्मक या पितृवंशवाली परिवार कहा जाएगा। अगला है मातृस्थानीय परिवार, मतलब जिस परिवार में शादी के बाद पति अपने पत्नी के परिवार में रहने के लिए आता है उसे मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो शादी के बाद अपने जो है पत्नी के घर जो है वहीं रह जाते हैं तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के परिवार ही मातृसत्तात्मक और मातृवंशी परिवार जो है वो होते हैं। अगला है आपका बिलोकल परिवार, मतलब इस प्रकार के परिवार में शादी के बाद विवाहित जोड़ा बारी बारी से अपना निवास स्थान बदलता है। कभी पत्नी पति के घर में रहती है तो कभी पति पत्नी के घर में रहता है। इस प्रकार के परिवार में बदलते नियम का परिवार भी कहा जाता है, जिसे बिलोकल परिवार भी कहते हैं, कि फिक्स नहीं है कि कहाँ रहना है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ठीक है, अगला आपका होता है नियो लोकल परिवार। विवाह के बाद जब नवविवाहित जोड़े अपने माता पिता के परिवार से स्वतंत्र जो है नया स्थान बन जाते हैं तो इस प्रकार के परिवार में नवस्थानीय परिवार के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, आपका अगला है आपका एवं लोकल परिवार या मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। विवाह के बाद जब नवविवाहित जोड़ा मामा के घर में रहता है तो उस परिवार को अंकुश स्थानीय परिवार के रूप में जो है वो जाना जाता है। अंकुश का अर्थ होता है मामा। ठीक है, वंश के आधार पर बांटा गया है पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार। ठीक है, वंश के आधार पर मतलब इस प्रकार के परिवार जो हैं वो दुनिया भर में प्रचलित हैं। एक सामान्य प्रकार का परिवार इसे माना जाता है, जिस परिवार में वंश या वंश के पिता रेखा से निर्धारित होता है और पिता के माध्यम से जो है ये जारी रहता है, उसे पितृवंशी परिवार के रूप में जाना जाता है। संपत्ति और परिवार का जो नाम है वो पिता के नाम पर भी ये रखा जाता है। मातृवंशी परिवार होता है, इस प्रकार का जो परिवार है वो दुनिया भर में प्रचलित एक सामान्य प्रकार का जो परिवार आपका होता है, जिस परिवार में वंश या वंश माता से निर्धारित होता है और माता के माध्यम से ही जारी रहता है, उसे मातृवंशी परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका क्या बच्चों पर इम्पेक्ट पड़ता है वो ज़रूर पढ़िएगा। आप एकल परिवार और संयुक्त परिवार पर ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको पढ़ लीजिए। देखिए, बच्चे स्वास्थ्य के लिए इन विभिन्न संकेतों को विकसित करने में परिवार की भूमिका जो है वो विशेष रूप से होती है। एक परिवार की बच्चे के विकास से लेकर के उसके पालन पोषण से लेकर सभी में परिवार की भूमिका होती है। प्रारंभिक वर्ष के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शुरुआती बच्चे का जो शुरुआती अवसर है उसमें बच्चों को ये सारी चीज़ें मिले। स्वास्थ्य का अर्थ है केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, इस संदर्भ में स्वास्थ्य में भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक जैसे अन्य पहलू आते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे में जो भावनात्मक है, जो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास है, उन सब पहलुओं को इसमें शामिल करते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य के इन संकेतों को विकसित करने में परिवार एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है। जैसे भावनात्मक स्वास्थ्य, देखभाल करने वाले के साथ अपने बंधन के कारण एक शिशु में सहानुभूति, विश्वास, करुणा, आराम और आत्मविश्वास है और भावनाओं की एक श्रृंखला जो है वो विकसित होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे मुख्य रूप से अपने परिवार के सदस्यों को देखकर भावनाओं को सही तरीके से जो संप्रेषित करना सीखते हैं। देखिए, एक संयुक्त परिवार होगा तो उसमें कभी लड़ाई तो कभी प्यार, ये सारा माहौल बना रहता है, तो वहाँ से बच्चे ये सारी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, चीज़ों को एक साथ करने में परिवार के सदस्य बच्चों में भावनात्मक विकास को ये बढ़ाते हैं और ऐसे परिवारों में बच्चों का जो भावनात्मक संकट का वो अनुभव करने की जो संभावना रहती है वो कम होती है। समय के साथ ऐसे बच्चों का जो IQ रहता है वो अधिक होता है। ठीक है, जो उनका बुद्धि लब्धि रहता है धीरे धीरे बच्चों का बढ़ता है और कई अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ भावनात्मक होने पर पेशेवर सफलता प्राप्त करने और प्रारंभिक संबंधों का आनंद लेने की संभावना में भी सुधार करते हैं। जो परिवार होता है वो भावनात्मक आधार उसमें पाया जाता है, तो बच्चे जब परिवार में रहते हैं तो वहाँ पर प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया, ये सारी चीज़ें उनके अंदर धीरे धीरे ऑटोमेटिक विकसित होती हैं और बच्चों का जो बुद्धि लब्धि है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है।
अगला है आपका सामाजिक व्यवस्था। स्वास्थ्य मतलब जिन बच्चों के परिवार घर में अनुकूल वातावरण होता है वे बड़े होने पर साथ साथ मजबूत सामाजिक जो संबंध है उसको विकसित करते हैं। पहले ये माना जाता है कि मजबूत सामाजिक जो कौशल है वो स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, जबकि यह विचार की सामाजिक कौशल सीखना है। ठीक है, एक सकारात्मक और पारिवारिक संबंध बच्चे के सामाजिक व्यवहार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सामाजिक कौशल में परिवार के सदस्यों द्वारा ही वो सिखाया जाता है। देखिए, एक परिवार जो होता है वही बच्चों के अंदर जो सामाजिक गुण हैं वो विकसित करता है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सब में जो सामाजिक गुण है, मतलब बच्चे का समाजीकरण करने का जो प्राथमिक संस्था होती है, मतलब जो प्राथमिक संस्था है आपकी, वो आपका यही होता है, ये परिवार ही होता है जो बच्चे के अंदर समाजीकरण करता है। तो बच्चे के समाजीकरण में जो है वो परिवार अपनी भूमिका निभाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो भी परिवार के ऊपर निर्भर करता है। परिवार बच्चे के शारीरिक विकास में भी अपना योगदान देता है। मतलब बच्चों के जो मोटर कौशल का विकास है वो बचपन में ही हो जाता है। माता और पिता बच्चे के अन्य सदस्यों तथा का प्रोत्साहन एक शिशु को चलना और दौड़ना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। बच्चे का जो मोटर कौशल है, मतलब हाथ पैर को चलाना है, या अपनी सूक्ष्म तथा गामक कौशल जो बच्चे के हैं वो सब अपने वो परिवार में ही जो है वो सीखता है। संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए भी परिवार बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। बच्चे का दिमाग किस तरीके से विकसित होगा, उसको जिस तरीके से इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उसका संज्ञानात्मक स्वास्थ्य भी उसी तरीके का रहता है। जो बच्चे अच्छे सामाजिक संबंधों में रहते हैं वे शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। माता पिता या परिवार से अलग हुए न्यूरोलॉजिकल क्षति से गुजरते हैं तो जीवन भर रहती है। ऐसे बच्चे में IQ टेस्ट से कम अंक हासिल करते हैं। देखिए, अगर माता पिता का भावनात्मक आधार सही है तो बहुत अच्छे से बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अगर बच्चे में जो बच्चे का माहौल, घर का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, या तो ये यूनिट 1.3 पे जो कि आपका है फैमिली कल्चर एंड प्रैक्टिसेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्डहुड मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, हमें पारिवारिक जो संस्कृति और प्रथाएं हैं और बच्चों के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है वो हमें जाननी है। मतलब परिवार की जो संस्कृतियां, जो प्रथाएं हैं उसका बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानना है। देखिए, कराने को तो आपका 5 यूनिट करा दिया जाए, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं 2 दिन में ही 5 यूनिट करा सकती हूँ। बात ये है कि ये पूरा थ्योरी पेपर है और मैं टाइप करके आपको नहीं करा सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये नोट्स हमने खुद बनवाए हुए हैं, मैंने खुद नोट्स नहीं बनवाया है, मैं बच्चों से ही, मैंने आपने देखा होगा मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला था, वो बच्चों ने ही कुछ नोट्स शेयर किए थे, तो उसमें से मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं वो नोट्स आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप भी जानते हैं संसाधनों के अभाव में चीज़ें बहुत बेहतर नहीं हो पाती, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम आप लोगों के लिए कर देंगे। तो हम पढ़ेंगे। देखिए, परिवार की जो संस्कृति होती है, जो प्रथाएं होती हैं वो बच्चे के विकास पर, चाहे वो हर एक विकास पर प्रभाव डालती हैं। परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वह दूसरे के साथ व्यवहार करना जो है बच्चा सीखते आता है। यही नहीं, परिवार में रहते हुए उसे शारीरिक, कलात्मक तथा नैतिक सभी प्रकार की शिक्षा जो है वो प्राप्त होती है। एक परिवार के अंदर जब बच्चा रहता है तो परिवार के सदस्यों का आपस में किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार बच्चा भी सीखता है। जैसे आपके परिवार में आपके माता पिता जिस तरीके से आप दूसरे में व्यवहार करते हैं, आपके दादा दादी, आपके सारे परिवार के बीच में किस प्रकार का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कैसा उनका बिहेवियर है, उसको ही देख देख कर आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है और वहाँ से हमारा शारीरिक, हमारा नैतिक सारे तरह के विकास जो है उस पर निर्भर करते हैं। माता से प्रेम, भाई बहनों से मातृत्व भावना तथा मतलब पिता से प्यार, अन्याय जो है आदि में नैतिक आदर्शों की जो है वो प्राप्ति होती है। इस प्रकार उसकी पारस्परिक प्रवृत्तियां जो है वो मानसिक गुणों में जो है वो परिवर्तित होता रहता है। बालक के व्यक्तित्व की ऐसी आधारशिला बन जाती है जिससे वह अपने जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलता है। देखिए, अब ये एक थ्योरी है, आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर परिवार की जो संस्कृति, जो कल्चर्स परिवार के हैं, ठीक है, उसका बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक थ्योरी है, आपको इसको डीपली में पढ़ना है और समझना है। रटेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन आप अगर समझ करके पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा कि ये व्यक्तित्व की आधारशिला होती है। एक व्यक्ति का, एक बालक के व्यक्तित्व किस तरह से निर्धारित होगा, ये डिपेंड करता है कि परिवार किस तरह से उनका सपोर्ट करता है, परिवार का माहौल कैसा है।
प्रत्येक परिवार का जो है वो अभाव अलग अलग, मतलब अलग अलग जो है उनका व्यवहार रहता है, इसीलिए बालक दूसरे बालकों से जो है वो भिन्न होता है। और परिवार एक छोटी सी सामाजिक जो है वो संस्था होता है। परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। बच्चे का डेवलपमेंट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इन्वायरमेंट किस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है। जिसमें माता पिता के अतिरिक्त जो अन्य संबंधी हैं उनका संबंध आता है कि माता पिता के व्यवहार का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ साथ बच्चे के जो अन्य सगे संबंधी हैं उनका भी जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। और ये सभी जो है अपना अपना अलग अलग जो है अपना कर्तव्य जो है वो निभाते हैं। और ये कार्य जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, सभी सतह एक दूसरे के साथ जो है वो आदान प्रदान जो है करते हैं तथा एक दूसरे पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं। जो बालक होता है, बालक भी परिवार के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं वो उसके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करते हैं। बालक के परिवार का हर एक सदस्य, उसके सगे संबंधी, उसके माता पिता, सभी लोग बालक के विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव से वह सामाजिक तौर तरीके हैं उसको सीखता है और अपने व्यक्तित्व का वो निर्माण करता है। बालक यहाँ पे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और जो तौर तरीके हैं, किस तरह से समाज में उठना बैठना, ये सारी चीज़ें हैं, समाज के क्या नैतिक मूल्य हैं, समाज के क्या रूल रेगुलेशन है, उन सारी चीज़ों को परिवार से ही वो सीखता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो शिक्षा होती है वो बदलते हुए समाज का आवश्यकता के अनुसार समायोजित करने की योग्यताएं अक्सर तथा प्रदान करती हैं। ये एक सुदृढ़ सामाजिक प्रवृत्ति के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक राजनीतिक में सचेत योजनाओं की आवश्यकता होती है और इनसे शिक्षा महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है। जो एजुकेशन होती है बच्चे के हर एक प्रकार के डेवलपमेंट में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे का व्यक्तित्व क्या होगा, जैसे एक शिक्षित व्यक्ति है तो उसके बोलने का तरीका, उसके किसी भी चीज़ पर तर्क करने की क्षमता वो ज़्यादा होती है बजाय एक अशिक्षित व्यक्ति के। तो ये डिपेंड करता है कि बालक को परिवार में किस प्रकार की शिक्षा जो है वो दी जा रही है। जो बालक की शिक्षा है, बालक की शिक्षा में जो परिवार है उसका बहुत महत्व है। बालक परिवार में ही उत्पन्न होता है और यहीं पर वो उसका पहला साधन होता है शिक्षा को ग्रहण करने का। सबसे पहले वो वहीं से शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिकरण मतलब सामाजिकता की प्रथम शिक्षा उसे अपने परिवार में ही मिलती है। वो परंपराएं, रीति रिवाज आदि से जो है समाज से ही अपने परिवार से ही अवगत होता है। वह परिवार में समायोजन चाहता है और उसमें प्रेम तथा जो घृणा के भाव का जो है वो उत्पादन होता रहता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालक के ऊपर उसके पारिवारिक प्रभाव का बहुत अधिक महत्व जो है वो पड़ता है और भारत में जो परिवार है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक के जैसे आपका संयुक्त परिवार है, ठीक है, संयुक्त परिवार के टूटने के कारण यह जो है वो कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये बात ये की गई है, मैं आपको एक समराइज़ करके ये चीज़ें समझा देती हूँ कि देखिए बच्चे के हर एक डेवलपमेंट में बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना है तो वो परिवार पर निर्भर करता है। परिवार बच्चे को किस दिशा में ले जाता है, बच्चे को किस प्रकार का इन्वायरमेंट देता है। जैसे एक विद्यालय के अच्छे विद्यालय वातावरण में बच्चे का नामांकन कराएगा तो उससे बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेगा और एक सफल व्यक्तित्व के जो है वो व्यक्ति वो बन पाएगा, ठीक है। और अगर परिवार जो है उस अच्छी भूमिका नहीं निभाता है तो उससे बालक पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ता है आपका। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी पेरेंटिंग एंड इट्स टाइप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। पालन पोषण कितने प्रकार के होते हैं और बच्चों की शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम बात करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि पेरेंटिंग्स क्या होती है, ठीक है। जैसे पेरेंटिंग हिंदी में भी यही है और पालन पोषण कहते हैं बच्चों का, पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि बच्चे को किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है, वही होता है पेरेंटिंग स्टाइल। बच्चे को पालने का क्या तरीका है माता पिता का, वो कहलाता है पेरेंटिंग स्टाइल। और ये आपके बहुत सारे मतलब जो है मेनली 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे और ये भूमिका एक बनाई गई है कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, कि बच्चे को माता पिता किस तरीके से पालते हैं, कितना बच्चे को छूट देते हैं, बच्चे की एजुकेशन में, बच्चे के डिसीजन में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, ये सब कुछ आपके पेरेंटिंग स्टाइल के अंतर्गत आता है। जो आपका स्वास्थ्य एवं अच्छा जीवन यापन करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए
उचित भोजन, पोषण एवं देखभाल जो होती है वो ज़रूरी होती है। एक बच्चा अगर आप चाहते हैं कि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो तो ज़रूरी है आप उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन और अच्छी तरह की एजुकेशन वो सब आप उसको उपलब्ध कराएं। ठीक है, अपने शरीर के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये प्रयासरत रहते हैं तथा दूसरी तरफ साफ सफाई, देख रेख तथा सावधानियों के द्वारा अपने आप को जो है ये वो आपको बिना किसी रोक के वो रखने की कोशिश करते हैं। परंतु हम जितना ध्यान स्वयं के लिए देते हैं उतना दूसरे एवं अपने आसपास जुड़े तथ्यों एवं वातावरण पर नहीं देते हैं। हमारा दायित्व मात्र स्वयं से ही नहीं जुड़ा है बल्कि समाज व वातावरण के प्रत्येक बिंदु से है। ऐसा देखा गया है कि जो सामान्य लोग भी स्वास्थ्य से जुड़े तमाम जिम्मेदार कारकों पर ध्यान नहीं देते हैं तो विकसित विकलांग पर व्यक्ति उनका कितना ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ये एक समरी टाइप का लिखा गया है। ठीक है, और इसमें ये देखा जाता है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो एक बच्चे के पालन पोषण के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे पोषण हो गया, आहार हो गया, टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य हेतु सफाई हो गया, बच्चे के लिए प्राथमिक उपचार हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पे दिया गया है पेरेंटिंग से क्या तात्पर्य होता है। तो पेरेंटिंग विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, जो समय देते हैं, माता पिता के शिक्षित करने के जो तरीके होते हैं उनको हम पेरेंटिंग स्टाइल या पालन पोषण के तरीके भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पालन पोषण के तरीके कहेंगे कि बच्चे को किस तरह से पाला जा रहा है। बच्चे को बहुत ज़्यादा दुलार देके तो नहीं पाला जा रहा है या बच्चे को बहुत ज़्यादा छूट देके तो नहीं पाली जा रही है। तो ये सारे आपके पेरेंटिंग स्टाइल कहलाते हैं और ये 4 तरह के मेनली होते हैं। हम एक एक करके चारों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक थोड़ा सा आपको दे देती हूँ कि ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है लोकतांत्रिक पालन पोषण, दूसरा है अधिनायक पालन पोषण, तीसरा अनुमित अभिभावक होते हैं या पालन पोषण आप कह सकते हैं, दूसरा चौथा है लापरवाह पालन पोषण। तो ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले लोकतांत्रिक पालन पोषण होता है और अब मैं आपको बता देती हूँ कि लोकतांत्रिक पालन पोषण ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का जो पालन होता है, जो आपका लोकतांत्रिक पालन पोषण होता है, इस प्रकार का पालन जो है वो इस तथ्य की विशेषता है कि बच्चों के प्रति सहन का प्रदर्शन काफ़ी स्पष्ट है और नियम और सीमाएं पूरी तरह से जो है निर्धारित हैं। इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए माता पिता के पास निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, जैसे बच्चों के साथ अच्छा संवाद रहेगा। देखिए ये आपकी जो टाइप होती है लोकतांत्रिक पालन पोषण। लोकतांत्रिक पालन पोषण में क्या होता है, बच्चे की ओपिनियन के साथ साथ, जैसे माता पिता अपने ओपिनियन तो बच्चों को देंगे ही, साथ साथ बच्चे के ओपिनियन को भी महत्व देते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों के साथ अच्छे से संवाद करना ये शामिल रहता है। प्रश्न पूछने और प्रेम के प्रदर्शन बच्चों को करना ये शामिल रहता है। यद्यपि उन्हें यह आवश्यक है कि जो स्थापित मानदंड का अनुपालन किया जाए उनकी वो बातचीत भी की अनुमति देते हैं। मतलब माता पिता जो हैं वो बच्चे के साथ घुले मिले रहते हैं। ठीक है, वह सज़ा खिलाफ और सकारात्मक अनुशासन के पक्ष में रहते हैं। मतलब सज़ा के खिलाफ रहते हैं। ऐसे माता पिता ये सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की हर गलती के पीछे उसको डंडे से ही पीट कर कमरे में बंद ही कर दिया जाए। बच्चे को एक सकारात्मक जो दंड है उसकी तरफ वो जाते हैं। बच्चे को थोड़ा सा डांटना, थोड़ा सा प्यार भी करना, बच्चे को कुछ छूट भी देना, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें बच्चों का कंट्रोल ना होकर माता पिता का कंट्रोल भी होना। मतलब एक आदर्श माता पिता के जो गुण होते हैं वो आपको लोकतांत्रिक पालन पोषण में देखने को मिलते हैं, जिसमें बच्चे के ओपिनियन को ध्यान में तो रखा जाता है, साथ साथ जो है मतलब जितना बच्चे के ओपिनियन को ध्यान में रखा जाएगा उतना ही इम्पोर्टेंस जो होता है वो माता पिता अपने ओपिनियन को भी देते हैं। तो एक मतलब लोकतांत्रिक जिस तरीके से मतलब लोकतंत्र आपका चलता है कि सभी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वैसे लोकतांत्रिक पालन पोषण भी आपका होता है। अब बात करेंगे अधिनायकवादी पालन पोषण क्या होता है। अधिनायक का मतलब होता है इस तरह के पालन पोषण में पिता बच्चों पर जो है वो बहुत अधिक ध्यान जो रखते हैं, उनके प्रति बहुत कम जो है उनका मतलब ऐसे माता पिता जो आपके होते हैं अधिनायकवादी, ये बच्चों पर एक नायक की तरह जो है वो एक लीडर की तरह वो काम करते हैं कि वो अपनी बात को बच्चे के ऊपर थोप देंगे कि आपको ये करना ही करना है। जैसे बच्चे का मन नहीं है बीटेक करने का, लेकिन उसको ज़बरदस्ती कहेंगे कि मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो वो बीटेक ही करेगा। ठीक है, बच्चे के अंदर एबिलिटी है या फिर नहीं है वो इनके इस प्रकार के माता पिता के लिए मैटर नहीं करता है। उनका बच्चा वो बनना चाहिए जो वो चाहते हैं। ठीक है, भले ही आप जो है बच्चे के इंटरेस्ट हो इंजीनियरिंग में ना हो, भले ही बच्चा मास्टर बनना चाहता है वो मास्टरी में अच्छा कर सकता है, लेकिन वो कहेंगे नहीं आपको इंजीनियर ही बनना। अपने ही ओपिनियन को माता पिता ऐसे बच्चे पर थोप देते हैं।
ऐसे बच्चे के लिए प्रेम के लिए कोई संकेत नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं ये माता पिता। बच्चा अगर उनसे कुछ कहना भी चाहे तो डर की वजह से नहीं कह पाता है, ठीक है। वह तर्क करने वाली चीज़ों के पक्ष में नहीं और बच्चों के साथ जो है बातचीत के खिलाफ रहते हैं। बच्चे को किसी भी बात पर बोलने का अवसर नहीं देंगे, बच्चे के साथ वो बातचीत नहीं करते हैं। और किसी भी, जैसे उन्होंने कह दिया कि आपको बीटेक ही करना है, तो बच्चा वहाँ पे अपना तर्क नहीं दे सकता है कि नहीं मैं बीटेक नहीं करूँगा, बीटेक में स्कोप नहीं है, या मतलब अपनी बात वो नहीं रख सकता है। माता पिता अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वह अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ के रूप में सज़ा का भी उपयोग करते हैं। मतलब बेटे से कह देंगे कि बेटा देखो 4 घंटा पढ़ना है, तो बेटा डर की वजह से 4 घंटा बैठा रहेगा, भले ही वो पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। मतलब अपनी बात को वो बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। और अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको मारना पीटना ये सारे काम करते हैं। जबकि लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता है, बच्चे को छूट दी जाती है कि बेटा आप अपने हिसाब से 2-4 घंटे पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो, ठीक है। वो प्यार से समझाएंगे और बच्चा अगर नहीं मानता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रिक्ट ही रहते हैं। बच्चा अपनी बात को कह सकता है माता पिता से लोकतांत्रिक में, जबकि अधिनायकवादी माता पिता में बच्चे को बातचीत करने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के माता पिता बच्चों के जो साथ होता है वो मापदंडों के खिलाफ विद्रोह करते हैं और गुस्सा करते हैं और आक्रामकता जो है उसकी व्यवहार की विशेषता वो दिखाते हैं। अगला बात करेंगे तो अनुमोदित अभिभावक की, तो ये अभिभावक इस प्रकार के होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं। मतलब बेटों को बिल्कुल राज दुलारा बना के रखते हैं और जो है इसमें कोई भी नियम कानून को निर्धारित नहीं रहता है। मतलब लड़का जो कर रहा है या लड़की जो कर रही है वो ही सही है, ठीक है। वो अपने बच्चों पर बिल्कुल गलतियां नहीं निकालते हैं, बस गलती है तो किसी दूसरे की है, मेरे बेटे या मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। उसके खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। मतलब बिल्कुल बच्चे को पूरी खुल छूट रहती है कि वो जो करना चाहे करे। और ये इसी घर के ऐसे ही माता पिता के बच्चे होते हैं जो बाद में चल कर के जुआड़ी शराबी ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही रोका टोका नहीं जाता है, तो आगे चल के वो यही सब जो है वो क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। वह इसे मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने बच्चों को ही वो संचार मानते हैं। मतलब उनके लिए जो उनके बच्चे हैं वही उनके लिए सब कुछ होते हैं। वह दोस्तों व उनके माता पिता की भूमिकाओं को प्रस्थापित करते हैं तथा बच्चे के लिए कोई भी नियम और सीमा जो है वो निर्धारित नहीं करते। इनके लिए बच्चा इम्पॉर्टेंट है, उनका बच्चा उनके लिए सब कुछ है। और वो बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दबाव या बात करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी रूल, ये सब बच्चे के लिए नहीं रहता है। बच्चा स्वतंत्र रहता है, वह किसी भी प्रकार के व्यवहार को सहन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, भले ही वह सही हो या फिर ना हो। मतलब बच्चा कुछ भी कर दे, बच्चा बलात्कार करके भी आए तो वो इस टाइप के माता पिता कहेंगे कि चलो ठीक है, बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह के माता पिता ऐसे ही माता पिता होते हैं जिनकी वजह से, जिनके बच्चों की वजह से जो है वो बच्चे बिगड़ते हैं और वो समाज में एक अनैतिक क्रियाकलाप को जो है वो काम अंजाम देते हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान के तलाश में बच्चों को पूरी स्वतंत्रता है और इस प्रकार की शिक्षा में कोई दंड नहीं होता है। और इस प्रकार के पालन पोषण में बच्चे विद्रोह और थोड़े आज्ञाकारी बन जाते हैं। आज्ञा पालन पेरेंटिंग के तहत लाए जाने वाले बच्चे की एक और विशेषताएं ये होती हैं। बात करते हैं लापरवाह माता पिता की, मतलब लापरवाह पालन पोषण की, सॉरी माता पिता नहीं कहेंगे, लापरवाह पालन पोषण की। वो दिमाग में वही सब कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो बस इसी वजह से। तो इसमें क्या है, लापरवाह पालन पोषण का मतलब होता है कि इस प्रकार के जो पालन पोषण करने वाले माता पिता होते हैं वो बच्चे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उनके लिए बच्चे की ज़रूरत पूरी कर दिया तो हो गया सारा काम, ठीक है। तो ये बहुत मतलब पेरेंटिंग का सबसे ख़राब तरीका ये होता है, क्योंकि शायद ही कोई स्नेह के लक्षण इसमें नज़र आते हैं, कोई सीमा स्थापित नहीं होती है, ठीक है। माता पिता की निम्नलिखित इसमें विशेषताएँ होती है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर में भी देखिए छूट तो बच्चे को पूरी दी जाती है, लेकिन माता पिता प्यार भी तो करते हैं, स्नेह भी अपने बच्चे से बहुत करते हैं। उस स्नेह की वजह से वो बच्चे की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन लापरवाह पालन पोषण में क्या होता है कि बच्चे पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। वो अपने बच्चों को समझने की किसी भी प्रकार की मतलब अपनापन नहीं दिखाते हैं। बच्चों के व्यवहार के प्रति बिल्कुल उदासीन जो है वो दिखाते हैं। बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं को मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं और उपहार के माध्यम से अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। मतलब बच्चे की बस आवश्यकताएं पूरी कर देंगे कि चलो ठीक है, बच्चे को भूख लगी है तो खाना दे दिया, लेकिन बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, फेंक दिया, क्या किया, कोई मतलब नहीं है। बस ज़रूरत पूरी करते रहेंगे। बच्चे को 1000 रुपये चाहिए तो 1000 रुपये जेब में पकड़ा देंगे कि ठीक है मेज़ पे रखिए, उठा के ले जाना, ठीक है। बच्चा ले जाएगा, बच्चे वो 1000 का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहाँ उड़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइप के माता पिता ये होते हैं।
और अगर हम बात करते हैं तो ये पेरेंटिंग का सबसे ख़राब तरीका होता है। इस प्रकार के पालन पोषण में जुड़े बच्चों में गंभीर आत्मसम्मान सुरक्षा की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। भावात्मक रूप से वो अस्थिर रहते हैं, क्योंकि कभी उनके माता पिता उनसे बैठ करके बातें करते ही नहीं है कि हाँ बेटा क्या समस्याएं हैं, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। तो भावात्मक अस्थिरता इसमें पाई जाती है। वो आसानी से निराश हैं और वो स्कूल स्तर पर ख़राब प्रदर्शन जो है वो करते हैं। उनके द्वारा दिखाए जाने वाले जो व्यवहार हैं पूरी तरह से अनुचित होते हैं। और अंत से उचित मतलब पेरेंटिंग ये महत्व देते हैं जब आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की बात आती है। मतलब ये आदर्श परिवार के रूप में ये स्थापित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 था। अब हम यूनिट 5 पे मतलब ये आपका सब यूनिट 1.4 था। ठीक है, सब यूनिट 1.4 था आपका। और ये बात करेंगे सब यूनिट 1.5 पे, जो कि हमारा है चैलेंजिंग पेरेंट्स ऑफ 21 सेंचुरी एंड मॉडर्निटी लर्नर्स। ठीक है, मतलब 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के माता पिता की क्या चुनौतियां हैं। मतलब जो 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के जो माता पिता है, मतलब देखिए 21वीं सदी का मतलब है आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि छोटे ही बच्चे रहते हैं वो मोबाइल को बिल्कुल लेकर के ही बैठ जाते हैं। मतलब मोबाइल उनको चाहिए, खाते वक्त मोबाइल, कोई काम करेंगे तो मोबाइल। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो 21वीं सदी के बच्चों के माता पिता को करनी पड़ती है। वही हमको इसमें जानना है। ये बस एज अ थ्योरी है आपका। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मैरिड होंगे, ठीक है, और आपके बच्चे भी आपको इस तरीके से परेशान करते होंगे, तो वो आपको जो है यही चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है कि 21वीं सदी में अपने आप से माता पिता बनना सबसे अधिक रोचक और फिर भी सबसे अधिक काम करता है जो हमने कभी देखा है। आज की गति जीवन में माता पिता के लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। आज हम माता पिता या शिक्षक के रूप में अपने बच्चों को यह बताने के लिए आवश्यकता है कि ईश्वर का मतलब ईश्वर का जो है ये बीज जो है आप में है, मतलब ईश्वर आप में है और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दूसरी ओर मासूम बचपन के दिख रहा है कुछ हिस्सा जो है माना जाता है जिसमें बहुत सारे संघर्ष होते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे बचपन के बंधन और भोजन के विकार बहुत सारे पाए जाते हैं, इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल पारिवारिक माहौल सारी चीज़ें इसमें है आपकी। तो 1.5 आप पढ़िएगा। ठीक है, मैं PDF अवेलेबल करवा दूँगी। ये एज अ थ्योरी है आपका कि 21वीं सदी में बच्चों के माता पिता को क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा यूनिट 1.5 और मैंने 1.4 आपको करा दिया है। और आगे जो जो टॉपिक मुझे लगेगा कि हाँ ये वैसा है, ठीक है, तो वो मैं करा दूंगी। बाकी आप लोगों के पास अगर कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके पास एक सुंदर हैंड राइटिंग में कोई नोट्स हो तो अगर आप मुझे अवेलेबल करवा सकते हैं तो मेरी टेलीग्राम ID पर अवेलेबल करवा दीजिएगा। देखिए मैं एज अ टीचर जो है 2 जगह पे वर्क कर रही हूँ, तो मेरे पास उतना समय नहीं है और मैं शाम को ही जो है बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना, फिर दिन भर विद्यालय में वर्क करना, तो टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद से नोट्स बना करके आपको नहीं करवा पा रही हूँ। तो अभी कम समय है हमारे पास। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हो, कोई बढ़िया नोट्स आपके पास हो जो हैंड रिटन हो, मुझे आप वो उपलब्ध करा देंगे तो मैं जो है आपको ये सारी चीज़ें, सारा मटेरियल मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो ये है। बाकी मैं इस नोट्स के माध्यम से और जो भी 1-2 नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया है उसके माध्यम से मैं कंबाइन करके जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।